गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एनाटॉमी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे बीपीएस के स्टूडेंट हैं, जो बीपीईएस के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाला है क्योंकि उनको 3 सब्जेक्ट उनको सिलेबस के अंदर हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फाउंडेशन, इंग्लिश और एनाटॉमी। तो एनाटॉमी के बारे में मैं आप लोगों को कल पढ़ा रहा था। कल का मैंने पहला वीडियो आप लोगों के लिए एनाटॉमी के लिए बनाया था, जिसमें से मैंने आपको एनाटॉमी के कंसेप्ट के बारे में बात की थी कि भैया एनाटॉमी का कंसेप्ट क्या होता है। एनाटॉमी के टाइप्स के बारे में आप लोगों से बात की थी कि एनाटॉमी के क्या प्रकार होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं जी एनाटॉमी के। बात की थी जी एनाटॉमी के टाइप्स के बारे में कि एनाटॉमी के कितने प्रकार होते हैं, एनाटॉमी के कितने टाइप्स होते हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। उसके बाद एनाटॉमी के टाइप्स के बाद में जो अगला कंसेप्ट था वो हमारा था कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर आखिर एनाटॉमी के क्या नीड्स हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस है। इस टॉपिक के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की थी कि फिजिकल एजुकेशन किस चीज का अध्ययन है भैया, हमारे शरीर का और हमारे शरीर के विकास का अध्ययन है। तो शरीर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण क्या है। तो मैंने आप लोगों को कल बहुत ऊपर ऊपर से सेल के बारे में बताया था, कोशिका के बारे में आप लोगों से कल बात की थी जी मैंने हल्की फुल्की, जिसमें से मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि कोशिका आखिर क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका को खोजने वाला व्यक्ति कौन था, मरा हुआ किसने खोजा, जिंदा किसने खोजा, सेल थ्योरी किसने दी, सबसे बड़ा सेल कौन सा, सबसे छोटा सेल कौन सा, सबसे लंबा सेल कौन सा। इन तमाम फैक्ट्स के बारे में कल आप लोगों से बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों से बात कर ली थी। अब मैं यहां से थोड़ा सा आपको टॉपिक को डीप लेवल के ऊपर लेके चलता हूं। कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो के अंदर पूरा की पूरा जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट करा दूं, कोशिश प्रयास रहेगा मेरा। तो भैया हम सेल पढ़ रहे थे जी। सेल क्या होता है सर, कल आप बहुत अच्छे से बता चुके हो, हमारे मानव शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण, हमारे मानव शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं सेल, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा। मानव शरीर को बनाने वाला सबसे ज्यादा छोटा कण क्या है, सेल है। किस प्रकार का कण है, जो अपने आप के लिए सारे काम कर सकता है, जो अपने आप के लिए डाइजेशन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। एक इस प्रकार का सबसे छोटा अंग हमारे शरीर का, वो सेल यानी कोशिका कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे संसार में कोई सी भी चीज डायरेक्ट ना बनते हुए छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करके बनती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी सबसे ज्यादा छोटे कणों को इकट्ठा करके बना, उसी कण को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेल कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। माने आप जो ये मेरे स्क्रीन के ऊपर ये पूरा की पूरा शरीर देख रहे हो, ये शरीर आखिर कैसे बना है बच्चों, इसके अंदर ढेर सारे छोटे 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 करोड़ों अरबों सेल्स हैं। क्या है जी, करोड़ों अरबों सेल्स हैं यहाँ पे हमारे पूरे मानव शरीर को, और उस सारे सेल्स को इकट्ठा करके पूरा की पूरा जो स्क्रीन पे सुंदर सा मानव शरीर देख रहे हो, ये शरीर बनता है। कोई दिक्कत, आगे चलूं यहां से। अब सबसे पहले जरा यहां पे आओ कि सर ये सेल आखिर दिखता कैसा है, ये जो सेल है, ये सेल आखिर दिखता कैसा है। बात करते हैं अब वहां पे कि कोशिका दिखती कैसी है सर। तो जरा यहां देखो, सबसे पहले कोशिका के ऊपर ऊपर इस प्रकार की प्रोटेक्शन की लेयर होती है। क्या होती है जी, प्रोटेक्शन की लेयर होती है, सबसे पहली परत होती है, इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं जी, सेल मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे सर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, आगे मैंने आप लोगों के लिए पूरा डायग्राम रखा है, पर मैं आपको स्क्रीन पे बना बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए चीज। ठीक है जी। तो जो कोशिका होती है हमारी, जो हमारा सेल होता है, हमारे सेल के ऊपर ये जो मैंने आपको रेड कलर की बनाई है, एक बाहरी लेयर होती है जो हमारे सेल को बाहर से आने वाले सारे खतरों से
बचाने का काम करती है। कौन सी लेयर है? सेल मेम्ब्रेन नाम है उसका। क्या नाम है उसका? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे, हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिका झिल्ली। माने कोशिका झिल्ली क्या करती है? बाहर से आने वाले जितने भी खतरे हैं, ये इधर से इधर से इधर से जितने भी खतरे हैं, उन सारे खतरों से सेल को बचाने का काम कौन करेगी? कोशिका झिल्ली करेगी। अब इधर देखो सारे, सबका ध्यान मेरी तरफ। मेरा ये हाथ जो है, मेरा पूरा शरीर है, मेरा पूरा शरीर सेल से बना है। हाँ सर, पूरा शरीर आपका सेल से बना है। तो मेरे पूरे शरीर में जो सेल्स हैं, क्या उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है? सर हाँ, होगी। काम क्या है सेल मेम्ब्रेन का? सर सेल को बाहर से आने वाले खतरों से प्रोटेक्शन देना, मरने से बचाना, चोट से बचाना। तो अब जरा यहां देखो, अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से मारूंगा या अपने गालों पे ऐसे मारूंगा, तो क्या मुझे चोट लगेगी? क्या मेरा सेल मर जाएगा? सर नहीं। क्यों? मारने के पे मेरा सेल क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि सर सेल मेम्ब्रेन नाम की एक प्रोटेक्शन की लेयर आपके सेल के ऊपर है, आपके सेल के ऊपर लगी हुई है। मेरे और आपके दोनों के सेल के ऊपर एक प्रोटेक्शन की सेल मेम्ब्रेन नाम की लेयर लगी है, जो मेरे सेल को बाहर से आने वाले सारे खतरों से बचाने का काम करती है। समझ में आ रहा है? पर एक सीमा होती है हर चीज की, एक भैया कैपेसिटी होती है ना। एक लेवल के ऊपर अगर कोई चीज चली जाए, अगर लेवल के ऊपर कोई भी चीज चली जाए, तो फिर वो अति हो जाती है और वो क्या होता है? वो हमें चोट पहुंचाती है। ठीक है? तो अगर मान लो आपको इतनी भयानक किसी चीज से धक्का लगे कि आपकी सेल मेम्ब्रेन झेल ही ना पाए, तो आपको यहाँ पे चोट लग जाती है। आपने देखा एक्सीडेंट वगैरह में यहाँ पे फट जाता है। क्यों? क्योंकि इतना जोर से दबाव लगा कि ये सेल मेम्ब्रेन अब बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? फट जाएगी। जिससे आपने देखा होगा आपको पूरे तरीके से चोट वोट जैसे सीन बनते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। स्पोर्ट्स में तो कई बार आप लोगों ने चोट भी लगी होगी, घुटनों पे, हाथों में, हर जगह लगी होगी कि नहीं लगी होगी? यस और नो यार, लगी होगी। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है जी? बाहर से आने वाले खतरों से किसको बचाना? सेल को बचाना। आगे चलूं? आगे चलता हूं। अब देखो जी, हमारा जो सेल है, हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है। हमारे सेल में एक ऑर्गन पाया जाता है, हमारे सेल में एक ऑर्गन पाया जाता है, जिस ऑर्गन को, अब मैं सेल के धीरे धीरे सेल के अंदर उतरते जा रहा हूं, है ना जी? सेल के अंदर आप लोगों को धीरे 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 लेके जाते जा रहा हूं यहां से। हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं जी? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे। हिंदी में ऐसे लिख दूंगा बस, हाँ बस, और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है जी। समझ में आ रहा है? हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन बोलते थे, मैं बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारे सेल के अंदर एक अंग पाया जाता है, उस अंग का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है उस अंग का? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? देखो जी, आपका ये मानव शरीर देख रहे हो, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मानव शरीर देख रहे हो। अगर इस मानव शरीर को कार्य करना है, तो इसको किस चीज की आवश्यकता है? सिंपल सी बात है, एक बाइक होती है, बाइक, गाड़ी, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, है ना? पेड़ पौधों को अगर आपको उगाना है तो उसके लिए आपको वाटर चाहिए, पानी चाहिए। बिना पानी के आप पेड़ पौधों को नहीं उगा सकते हो। उगा सकते हो जी? नहीं उगा सकते हो। अरे यस और नो यार? नहीं। अगर आपको आपके घर के अंदर बल्ब जलाना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप बल्ब नहीं जला सकते। जला सकते हो? नहीं जला सकते। बल्ब, पंखा वंखा कुछ चला लोगे? नहीं चलाओगे, चलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर मुझे मानव शरीर को चलाना है, मुझे ह्यूमन बॉडी को चलाना है, तो ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी जी?
एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे मानव शरीर को चलाना है तो किसकी जरूरत? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने के रूप, हम जो खाना खाते हैं ना, हम हमारे खाने के अंदर एनर्जी के रूप में ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? ग्लूकोज पाया जाता है। इसको बस अभी ग्लूकोज समझना, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अलग अलग रूपों में। पर अभी मेरा मेन मकसद आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझाना है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए न्यूट्रिशन की तरफ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ज्यादा यहाँ पे दिमाग मत चलाना कि सर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो मानव शरीर जो खाना खाता है, मानव शरीर को चलाना है, जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने अभी बोल रहा हूँ, तो बोलने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है। बिना एनर्जी के मैं बोल पाता? जैसे बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चला सकता हूँ, वैसे बिना एनर्जी के क्या मैं बोल पाता? नहीं बोल पाता सर। तो मैं जो खाना खाता हूँ, खाने के अंदर एनर्जी के रूप में क्या है? ग्लूकोज। यानी मानव शरीर की एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। क्या है जी? ग्लूकोज। अब हमारा जो शरीर है ना, वो ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज ही नहीं करता। बोला जी ग्लूकोज यूज ही नहीं करेंगे जी, कुछ कर लो ग्लूकोज यूज नहीं करेंगे, हमारा शरीर विद्रोह कर देता है। जैसे अगर मान लो ये मानव शरीर देख रहे हो, यहाँ पे कुछ खाना खाया, इधर से अंदर गया, तो ग्लूकोज है खाने में, तो भैया रोटी दाल चपाती जो खा लोगे ग्लूकोज है उसमें। शरीर विद्रोह कर देगा, बोले जी ग्लूकोज नहीं लेंगे जी, कुछ भी कर लो ग्लूकोज नहीं लेंगे। ले बवाल हो गया जी। अब करे क्या? तो हमारा शरीर क्या करता है? ये ग्लूकोज को तोड़ता है, ये ग्लूकोज को तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है ग्लूकोज को? एक केमिकल में, जिसे हम कहते हैं एटीपी। याद कर लेना जी, एटीपी। एटीपी नामक केमिकल में हमारा शरीर ग्लूकोज को तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फाइड। एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फॉस्फाइड, ये फुल फॉर्म किसका है? एडिनोसिन का फुल फॉर्म है जी। अब जरा यहां ध्यान दो, अगर आप एक ग्लूकोज खाओगे, कितना? एक ग्लूकोज खाने में होगा, 1 2 3 4, अगर एक ग्लूकोज खाओगे तो उससे बाबू मेरे 18 एटीपी बना देगा। कितने एटीपी बनाएगा? 18 एटीपी बनाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने ग्लूकोज खाया तो 1 2 3 कितने एटीपी बनाएगा? 18। जैसे आपके 1 2 3, समझना ये कंसेप्ट को, अगर ये कंसेप्ट निकला तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। आपने ग्लूकोज खाया एनर्जी के रूप में, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? उससे एटीपी बनाएगी, है ना? कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते एटीपी बनाएगी। जैसे आपकी बॉडी कितने? 38 एटीपी बना देगी, 38 एटीपी बनाएगी। 38 एटीपी जब बनेंगे, तब हमारी बॉडी में एनर्जी बन जाएगी और हमारी बॉडी 38 एटीपी को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूं। आप जैसे ही ग्लूकोज खाते हो बाबू, ग्लूकोज खाने के बाद में आपकी बॉडी ग्लूकोज को एटीपी नामक केमिकल में तोड़ने का काम करती है। 1 2 3, जैसे एक एटीपी बनाया, 2 एटीपी बनाया, 3 एटीपी, तो इनको एटीपी नामक केमिकल में हमारी बॉडी अंदर से तोड़ती है। जैसे ही 38 एटीपी बन जाते हैं, तो हमारी बॉडी 38 की 38 एटीपी जो इधर उधर से बिखरे हुए हैं, ऐसे बिखरे हुए एटीपी को एक कर देगी। ठीक है? जैसे ही 38 एटीपी आपस में इकट्ठा होंगे, तो वो क्या बनेंगे? वो एनर्जी बन जाएंगे जी। और इस एनर्जी को हमारा शरीर यूज करेगा अलग अलग कामों में। समझ में आ रहा है? अलग अलग कामों में इस्तेमाल करता है शरीर, खेलना कूदना भागना दौड़ना। ठीक है जी? तो इसे कहते हैं एटीपी की साइकिल। ठीक है? एटीपी साइकिल, जैसे साइकिल ही तो है जी। देखो, एक एटीपी बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, 6, से करते करते 38 एटीपी बना दिए। स्टेप बाय स्टेप 38 बना दिए। 38 एटीपी को बॉडी यूज करेगी, फिर से बॉडी एटीपी बनाएगी, 1 2 3 4, जैसे साइकिल कंटिन्यू एटीपी की हमारा शरीर चलाता रहता है, कभी एनर्जी खत्म होती है? अब ये समस्या कि ग्लूकोज को एटीपी में बदलता कौन है? सबसे पहला प्रश्न ये कि ग्लूकोज को, सर हमको पूरी कहानी समझ में आ गई कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का काम ग्लूकोज और एटीपी करते हैं।
पर एटीपी बनाता कौन है सर? आपका जो कोशिका है ना, आपका सेल, आपके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को बनाने का काम करता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने उस पेज पे आपको इतनी सारी चीजें बताई, यहां पे डायरेक्ट नहीं बता सकता था इतना। समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? आपके शरीर में एटीपी बनाना, यानी एनर्जी का निर्माण करना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं बाबू। सोचो कितना पावर होगा सेल के अंदर। पूरे सेल को एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये सर आपने जो इतनी चीजें बताई कि ग्लूकोज आया, ग्लूकोज को 38 एटीपी में तोड़ा, फिर उसको जोड़ा, ये किसने पता किया था सर? ये पता कैसे चला आखिर लोगों को कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इस तरीके से बनाता है? एक वैज्ञानिक था, नाम था उसका हैंस क्रैब। ये नाम याद रखना जी, उसका नाम था हैंस क्रैब। उसने इस चीज को खोजा था कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर काम किस तरीके से करता है। तो उस बकलोल ने पता है क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया के काम करने के तरीके को अपने नाम से रख दिया, उसे कहते हैं क्रैब साइकिल। अभी जो मैंने बताया ना कि ये एनर्जी है ना जी, ग्लूकोज है, फिर एटीपी बने, जो एक एटीपी, दो एटीपी, 38 एटीपी, मतलब पूरी की पूरी एक एनर्जी बन गई, एक ग्लूकोज बन गया। इस चीज को खोजने वाला व्यक्ति कौन था? हैंस क्रैब। तो उसने इस चीज को क्रैब साइकिल ही नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया जी उसने इस चीज को? क्रैब साइकिल नाम दे दिया उसने इस चीज को। समझ में आ रहा है? आप भी अगर कुछ खोजो जीवन में कोई चीज, तो आप भी अपने हिसाब से नाम दे देना। अरे जी देते हो ना। आपने जो जिस चीज को आपने ढूंढा है, आपने खोजा है, आप उस चीज को खुद नाम देते हो। जैसे अगर आपने किसी से प्रेम कर लिया तो आप नाम देते हो, ओ मेरा बेबी, मेरा बाबू। क्यों? क्योंकि जिस चीज का आपके ऊपर राइट है, आपने अपने हिसाब से क्या कर दिया? उसको नाम दे दिया, कर दिया। अरे मेरा बाबू, मेरा ये, मेरा वो, क्या? तो अपने हिसाब से आप नाम दे रहे हो ना। तो वैसे ही हैंस क्रैब ने जब इस चीज को ढूंढा तो उसने भी अपने हिसाब से क्या कर दिया? नाम दे दिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत? आगे चलूं? अब दूसरी समस्या ये हो गई हमारी बॉडी में कि एनर्जी तो भर भर के बनाती, पर अब मुझे आप लोग एक बात बताओ कि एनर्जी की जरूरत हमारे पूरे शरीर में एक जैसी हमेशा होती है क्या? हमेशा हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत एक जैसी होती है? सर ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है सर। मेरी बात सुनो बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर आप लोगों को मैंने बोला कि बच्चों ट्रैक के ऊपर 10 राउंड भागो, तो एनर्जी की जरूरत आपके शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा होगी? एनर्जी की जरूरत आपके शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा होगी? आपके पैरों को एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा होगी भागते समय, कि आपके कानों को? सर पैरों को। कैसे? क्योंकि भागते समय पैरों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो किस मेरे शरीर के किस अंग को एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है? सर सिंपल सी बात है, मेरे दिमाग को, मेरी जुबान को, मेरी आंखों को, क्योंकि इन्हीं चीजों की मदद से मैं बोल पा रहा हूं। सिंपल सी बात, कि मेरे पैरों को एनर्जी दोगे इस टाइम पे, कि मेरे पेट को एनर्जी दोगे? नहीं ना। तो इसका मतलब हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत बदलती रहती है। यस और नो यार? बदलती है ना। कभी आपके हाथों को एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तो कभी आपके मुख को, कभी आपकी आंखों को एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, कभी आपके पैरों को होती है, कभी आपके पेट को होती है। तो ऐसे आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत, अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीकों से एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि एनर्जी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह क्या किया जाए? ट्रांसफर किया जाए। तो आपके सेल के अंदर एक अंग होता है बाबू, उसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? आपके शरीर की जो एनर्जी है ना, इसको ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ठीक है जी? यहां देखो, मान लो ये भाग रहा है, तो अगर ये भागेगा तो पैरों को में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो पूरे शरीर की जो एनर्जी है, इसको उठा के, पूरे शरीर की जो एनर्जी है, पूरे शरीर की एनर्जी को निकाल के ये कहां भेज दिया जाएगा? पैरों के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। कहां पहुंचाया जाएगा? पैरों में। कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। पूरे शरीर की एनर्जी को खींच के कहां भेज देगा? पैरों में भेज देगा। तो इसे कहते हैं एनर्जी का ट्रांसफर करना। क्या कहते हैं इसको जी? इसे कहते हैं एनर्जी का
ट्रांसफर करना। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट? तो भैया मुझे बताओ कि हमारे शरीर में एनर्जी का ट्रांसफर करने का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का है। किसका है जी? गोल्जी बॉडी का है। अब आता है हमारे शरीर के अंदर अगला अंग। इधर देखो बाबू सारे, सबका ध्यान यहाँ स्क्रीन पे मेरी तरफ। पेन कहाँ चला गया? यहाँ देखो सारे, मेरे सेल में एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है वैक्यूल्स। क्या नाम है जी? वैक्यूल्स। क्या नाम है इसका? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स करते क्या है जरा यहां देखो। मानव शरीर जो है जी बच्चों, मानव शरीर के अंदर 65% पानी है। हमारे मानव शरीर में क्या है? 65% वाटर है, 65% पानी है। यानी हमारे मानव शरीर के अंदर 35 से 40 लीटर पानी है। अगर आपको 1% पानी की कमी हो जाती है ना, 1%, यानी मान लो 65% है, अगर आपको बॉडी में पानी 64 हो गया तो आपको प्यास लगती है। 63 हो गया और प्यास, और कम और प्यास, 60% और प्यास। समझ में आ रहा है? प्यास बढ़ते जाती है जैसे जैसे आपकी बॉडी पर पानी का परसेंटेज कम होता है। अगर गलती से आपकी बॉडी में 10% पानी की कमी हो गई, गिरावट हो गई, तो बहुत प्यार से आपकी मौत हो जाएगी। बहुत प्यार से हो जाएगी। ठीक है? तो अगर 10% कमी अगर हमारे शरीर के अंदर हो गई इस 65 में से, तो इंसान की मृत्यु होना तय है। बाबू 15%, 20% तक तो कहानी ही नहीं जाएगी। 65 से 55 हुआ ना, इंसान गया। समझ में आ रहा? तो 35 से 40 लीटर पानी हमारे शरीर के अंदर लेके घूमते। तो कभी किसी ने सोचा पानी रहता कहाँ है? ऐसा तो नहीं हुआ सर कि हमने यहाँ पे कट मारा, पानी 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 बाहर आ गया। कभी हुआ क्या ऐसा जी? गलती से सर चोट लगी तो पानी बह रहा था, खून नहीं हुआ, नहीं। तो पानी इसका मतलब कहीं ना कहीं जमा रहता है। कहां? हमारे सेल के अंदर एक अंग है, उस अंग का नाम है वैक्यूल्स। क्या नाम है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर हमारे पूरे शरीर का जितना भी पानी है वो जमा रहता है। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर सेल समझ में आ गया तो शरीर समझ में आ जाएगा। सर क्यों नहीं आ जाएगा? कि सेल बना किससे? शरीर बना किससे? सेल से ही तो बना है। बिल्कुल सही बात है। तो वैक्यूल समझ में आ रहा है? वैक्यूल्स क्या करता है? हमारे पूरे मानव शरीर का पानी कहां पे स्टोर होता है? तो वैक्यूल्स के अंदर होता है। कहां होता है जी? वैक्यूल्स के अंदर होता है। अब हमारे मानव शरीर का जो सेल है, जो कोशिका है, इसके अंदर एक और अंग पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है जी। उस अंग का नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है उस अंग का? उस अंग का नाम है, यहां लिखता हूं, कैमरे में ही नहीं आएगा नहीं तो, सेंट्रोसोम। क्या नाम है उस अंग का? सेंट्रोसोम। हमारे मानव शरीर के अंदर एक अंग पाया जाता है, क्या नाम है उस अंग का बाबू? सेंट्रोसोम। क्या नाम है उसका? सेंट्रोसोम। पर सर ये सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम का काम क्या है? अब जरा यहां डायग्राम पे वापस आओ। अगर आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो आपके शरीर में हो सकता है चोट लग जाए। हो सकता है चोट लग जाए, हाथ पे, पैर पे, कमर पे, कहीं भी चोट लग जाए। अरे यस और नो पॉसिबल है? किसी ने बहुत जोर से शॉट मारा, मुंह पे आके बॉल लग गई, खून आने लगा, चोट लग गई। लग गई चोट? हाँ लग गई सर। जब आपके शरीर के किसी अंग पे चोट लगती है तो क्या होता है सर? जहां पे चोट लगती है तो पर्टिकुलर उस जगह के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स मर जाते हैं, जिसे हम चोट का नाम देते हैं। सिंपल। अगर मुझे यहाँ पे बहुत झटके से कोई चीज टकराएगी तो हो सकता है मेरे यहाँ के सेल्स मर जाए। अब अगर यहाँ के सेल्स मर गए तो मुझे क्या लगेगी? चोट लग जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? महत्वपूर्ण काम यह है
कि मेरे शरीर के उस अंग की चोट को ठीक करना। अगर वो चोट ठीक नहीं हुई तो धीरे 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 घाव बन जाएगा, वो चोट सड़ने लगेगी। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो समस्या समझो यहां पे, सबका ध्यान यहां देखो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे शरीर का जो मेरा अंग है, मुझे उसकी चोट को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जरूरी है जी? बिल्कुल, चोट को ठीक करना जरूरी है। तो सब क्या होता है, मेरे जो ये अंग है ना, सेंट्रोसोम, ये जो सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम नामक जो अंग है, ये मेरे शरीर की चोट को ठीक करता है। कैसे करता है? ये सेल डिवीजन करता है। ये क्या करता है जी? सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। अब आप बोलोगे सर कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन का मतलब होता है जो सेल्स मर गए हैं उनके जैसे नए सेल्स को बनाना, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन होता है। सेल को आप तोड़ देना, ये सेल है इसको डिवाइड कर देना, कोशिका विभाजन नहीं होता। समझ में आ रहा है? जो सेल मर गए, जैसे मान लो यहां पे चोट लगी तो यहां के सेल्स मर गए, तो इनके जैसे सेम टू सेम नए सेल्स को बनाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कहलाता है। सोचो ना, ये यहां पे चोट लगी, सेल्स मर गए, तो तुरंत पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स बनने लगेंगे और धीरे 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 आपकी चोट ठीक हो जाएगी। इसी को कहते हैं सेल डिवीजन। कौन करता है? सेल के अंदर एक अंग सेंट्रोसोम, ये करता है। ये सेल के अंदर जो अंग है ना, ये देखो, ये सेल के अंदर जो अंग है सेंट्रोसोम, ये किस चीज का काम करता है? सेल डिवीजन का काम करता है। अगर यहां चोट लगी तो इस जगह पे नए सेल्स बना देगा और मेरी चोट वापस से मेरा हाथ पहले जैसा हो जाएगा। सेंट्रोसोम कई बार पागल हो जाता है, पगला है सेंट्रोसोम। मान लो आपको इस जगह पे चोट लगी और आपके 100 सेल्स मर गए, 100 सेल्स क्या हो गए? डैमेज हो गए। सेंट्रोसोम बोला नाच, पागल हो गया हूं, 1000 सेल्स बना दूंगा। अरे, एक कमरे की कैपेसिटी 100 लोगों की थी, अगर आप वहां पे 1000 लोगों को ठूस दोगे तो क्या होगा? 100% सर अंदर बैठे लोग दब दब के मर जाएंगे, दम घुट के मरेंगे। 100% से बॉडी के अंदर क्या होता है? अगर कैपेसिटी किसी जगह पे चोट लगी, मर गए 100, सेंट्रोसोम ने बना दिए 1000, तो जितने भी सेल्स है आपस में से टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे सेल्स, टकरा टकरा के घाव बना देंगे। चोट लगेगी अंदर और घाव होगा तो गांठ हो जाएगी, ऐसे गांठ, उसे बोलेंगे ट्यूमर। और गांठ भी सेंट्रोसोम तब भी नहीं मानेगा, तो ट्यूमर बन जाएगा कैंसर। क्या बन जाएगा? कैंसर। तो जितने लोगों को जो कैंसर पेशेंट है, जो कैंसर हो जाता है कई लोगों को, सबके पीछे कारण कौन है? सेंट्रोसोम का पागल होना। जरूरत थी 1000 सेल्स की, बना दिए 2000 सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स का। देखना कभी किसी किसी को माउथ कैंसर होता है ना, यहाँ से क्या होता है? चीरा लगता है, फाड़ देगा यहाँ से डॉक्टर, और एक्स्ट्रा सेल्स को बाहर निकाल के ट्रे पे रख देता है, और फिर यहाँ से टाके वाके लगा देता है। तो जो एक्स्ट्रा सेल्स थे वो इस सेंट्रोसोम बकलोल ने ही एक्स्ट्रा सेल्स बनाए। यही पागल हुआ था एक्स्ट्रा सेल्स बना के, इसने क्या किया? कैंसर नाम की बीमारी कर दी। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? ये कैंसर होने का कारण भी कौन बनता है? कई बार सेंट्रोसोम। समझ में आ रहा है? आपका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, आपका दिमाग, ब्रेन होता है, ब्रेन, ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है ना, उसे कहते हैं न्यूरॉन सेल। अरे भैया, घर बनाते टाइम पे अलग अलग प्रकार की ईंटें लगाते हो ना सर, पतली ईंट, चौड़ी ईंट, सीमेंट की ईंट, ब्लॉक्स वाली ईंट, अलग अलग टाइप की ईंटें लगती है। वैसे ब्रेन को जब भगवान ने दिमाग को बनाया, तो दिमाग को बनाने के लिए एक अलग प्रकार का सेल इस्तेमाल किया, नाम था उसका न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सेल जो होता है ना, ब्रेन का जो सेल है, इसमें 90% तो न्यूरॉन सेल होता है। इसके पास में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसके पास में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। 10% हमारे दिमाग के अंदर एक अलग टाइप का और सेल पाया जाता है, उसे कहते हैं गीलियल सेल। 10% होता है, इसके पास में सेंट्रोसोम होता है। इसके पास में गीलियल 10% वाला जो, इसके पास में सेंट्रोसोम होता है। अच्छा, दिमाग के सेल को अगर सेंट्रोसोम दे देंगे तो पता है क्या होगा? दिमाग में चोट लगी तो पूरे दिमाग को स्विच ऑफ कर दिया, और जैसे दिमाग स्विच ऑफ हुआ और फिर दिमाग की चोट को ठीक करना शुरू किया। अरे अगर दिमाग स्विच ऑफ हो गया तो दिल, गुर्दा, किडनी सब चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? दिमाग को बंद नहीं कर सकते,
इसलिए भगवान बोले परेशान हो गया हूं जी, दिमाग के पास से सेंट्रोसोम को ही छीन लो। तो दिमाग में से 90% उसने न्यूरॉन सेल डाल दिया जिसके पास में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। सेंट्रोसोम नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं हो सकता, नए सेल्स नहीं बनेंगे। तो जब नए सेल्स नहीं बनेंगे तो कोई भी चीज काम करना बंद नहीं करेगी रिपेयरिंग के दौरान। हाथ में चोट लगती है तो जब रिपेयरिंग होती है तो हाथ का मूवमेंट रोक दिया जाता है, वैसे दिमाग का मूवमेंट तो रोक नहीं सकते, तो सेंट्रोसोम ही क्या कर दिया, गायब कर दिया। पर छोटी मोटी जो चोट अगर आपके दिमाग में लग जाए, छोटी मोटी बात कर रहा हूं, तो 10% के पास में सेंट्रोसोम है जो उस छोटी मोटी चोटों को ठीक करने की क्षमता रखता है। थोड़ी बहुत चोटें ठीक कर लेगा चालू काम में ही, है ना। दिमाग अपने आप को चालू रख के ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ ही अपने आप को रिपेयर कर लेगा 10% सेंट्रोसोम से, पर वो ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकता। अगर मान लो बेचारा 10% सेंट्रोसोम है, वो भी जरा सा, अगर ये भी पागल हो जाए तो फिर क्या होगा। मान लो दिमाग के 5 सेल्स के अंदर चोट लगी थी, इस बकलोल ने ना 50 सेल बना दी, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे घाव बनेगा, घाव से ब्रेन में क्या हो जाएगा, ट्यूमर। बस ब्रेन में ट्यूमर तक ही कहानी जाती, कैंसर तो हो ही नहीं पाता, ट्यूमर में इंसान चला जाता है। भैया ब्रेन बहुत नाजुक चीज है, तो ब्रेन में भी क्या होता है, ट्यूमर। तो कई बार ब्रेन के ट्यूमर को भी ऑपरेट करके निकालते हैं। समझ में आ रहा है जी। ये भी बकलोल 10% सेंट्रोसोम जो इसके अंदर उसके कारण होता है। कोई दिक्कत बताओ जी, यस और नो। सेंट्रोसोम समझ में आ रहा है। अब सेल के अंदर एक और अंग पाया जाता है, एक अंग और पाया जाता है हमारे सेल्स के अंदर, उस अंग को कहते हैं लाइजोसोम। क्या कहते हैं बच्चों, उस अंग को हम कहते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम, लाइजोसोम क्या करता है, अब जरा यहां देखो, वापस से इधर डायग्राम पे आओ, वापस से सबकी नजर यहां पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपके शरीर के किसी भाग में आपको चोट लगी, शरीर के किसी भाग में क्या लगी जी, चोट लगी, यहां पे चोट लगी, यहां पे क्या लगी, चोट लगी, तो यहां के सेल्स मर गए। तो सबसे पहले तो मरे हुए सेल्स को हटाना पड़ेगा, तभी तो नए सेल्स को बनने के लिए जगह खाली होगी। ये मरे हुए सेल्स हटेंगे नहीं तो नए सेल सेंट्रोसोम बनाएगा कैसे। तो भैया हमारे सेल के अंदर एक अंग होता है लाइजोसोम, क्या कहते हैं उसको, लाइजोसोम। लाइजोसोम के अंदर एक इंजाइम पाया जाता है केमिकल, उसे कहते हैं हाइड्रोलेटिक इंजाइम। क्या नाम है उसका, हाइड्रोलेटिक इंजाइम। इंजाइम ना बोल के केमिकल बोल दोगे तो भी चल जाएगा, है ना जी। ये लाइजोसोम क्या करता है, मरे हुए सेल्स के ऊपर हाइड्रोलेटिक इंजाइम को छींट देता है, छिड़क देता है, छिड़को, छिड़क जैसे छिड़केगा तो मरा हुआ सेल्स धीरे 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 मरे हुए सेल्स ऑटोमेटिक जल के खत्म हो जाएंगे और जगह खाली हो जाएगी। जैसे ही जगह खाली हुई, जैसे ही जगह खाली हुई तो अब क्या करेगा, सेंट्रोसोम एक्टिव हो जाएगा और नए सेल्स को बना के पूरी की पूरी चोट को ठीक कर देगा। कई बार आप लोगों ने कहते सुना होगा डॉक्टरों को कि भैया सिकाई करो, गर्म पानी की सिकाई करो, क्यों बोल रहा है, ठंडे पानी की सिकाई करो क्यों बोल रहा है। कभी किसी ने दिमाग लगाया है कि क्यों जरूरत पड़ रही है। दिमाग हमारा कई सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन आंखों को, मुंह को, नाक को, पैर को, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग को कंट्रोल कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है। तो जब दिमाग इतनी चीजों को कंट्रोल करेगा तो इसका मतलब तय है कि छोटी मोटी चीजें अगर हो गई तो दिमाग उस चीज को छोड़ देगा, उसके ऑपरेट करने, उसको ऊपर ध्यान देने के अलावा बाकी चीजों के ऊपर ध्यान देना ज्यादा फोकस करेगा दिमाग, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देगा। तो जब हम क्या करते हैं, ठंडक यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आइस लगाऊंगा या यहाँ पे मैं हॉट वाटर लगाऊंगा, गर्म पानी की सिकाई करूंगा, तो तुरंत यहाँ पे दबाव पड़ेगा और दिमाग को मैसेज जाएगा, बोले ओहो कुछ तो गड़बड़ है जी उस जगह पे। अगर यहाँ पे गर्म पानी की कुछ सिकाई हो रही थी तो एहसास अलग था, जहां पे इंजेक्शन से गांठ हुई है उधर एहसास अलग है। तुरंत दिमाग बोलेगा लाइसोसोम भागो, और भाग के क्या करो, उस जगह के मरा हुए सेल को खत्म करो। लाइसोसोम क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क के उस मरे हुए सेल्स को हटा देगा और धीरे धीरे वो चीज ठीक हो जाती है।
क्या ये चीज होती है कि नहीं होती आपके साथ में? यस और नो यार, होती है कि नहीं होती है? सर बिल्कुल होती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कई बार किस्मत इतनी खराब होती है, कई बार इतनी भयानक किस्मत होती है खराब कि चोट लगने पे लाइसोसोम बेचारा वो खुद ही मर जाता है। अगर चोट लग गई तो लाइसोसोम क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क के मरे हुए सेल्स को मार देगा। गलती से मानो लाइसोसोम पहले खुद ही मर जाए, अब क्या होगा? जैसे ही चोट लगी तो लाइसोसोम बेचारा खुद ही मर गया। अगर ऐसा हो गया ना, लाइसोसोम मर गया पहले, तो क्या होगा, आपका जो सेल है वो धीरे 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 क्या होगा, आपकी कोशिका सड़ने लगेगी। सड़ते 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 आपकी स्किन के ऊपर कलर आएगा, लाइट ग्रीन, ब्लू, बैंगनी कलर, पर्पल कलर। आप लोगों ने देखा होगा, कंट्यूशन कहते हैं उसको, कंट्यूशन इंजरी का नाम है उसका। हरा नीला काला जब स्किन के ऊपर पड़ने लगता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों होता है? ये चीज क्यों होती है? जब स्किन के ऊपर चोट लगने पे लाइसोसोम खुद ही बेचारा मर जाता है। जैसे ही लाइसोसोम पहले खुद मर गया ना, अब काम खत्म हो गया। अब वो हरा नीला काला पूरी तरीके से स्किन कर देगा, और क्या होगा, धीरे धीरे वो वहां पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर अगर उस जगह का स्किन काली पड़ने लगती है। तो आसपास के जो सेंट्रो लाइसोसोम है ना, जैसे मान लो यहाँ के लाइसोसोम मर गए, आसपास के तो जिंदा है ना जी। आसपास के लाइसोसोम क्या करते हैं, अपना एंजाइम छिड़क छिड़क के उस जो खून अंदर से जम गया है उसको धीरे 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 खत्म करने का काम करते हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक में किसी को कोई समस्या, कोई गिला, कोई शिकवा? समझ में आ रहा है? आगे चलूं, लाइसोसोम से आगे चलूं जी। अब जरा यहां ध्यान दो, सबका ध्यान वापस से स्क्रीन पे लाओ। लाइसोसोम समझ में आ गया क्या करता है? हमारे पूरे मानव शरीर में मरे हुए सेल्स को मारने का काम करता है, इसलिए इसको डेड सेल्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं। हाँ जी। अगला अंग आता है हमारे मानव शरीर के सेल को जो कंट्रोल करता है, इसे कहते हैं बाबू न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, मेरे पूरे मानव शरीर का जो सेल्स है इसको कंट्रोल करना। न्यूक्लियस मेरे पूरे सेल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया, तेरे को 18 एटीपी बनाना है, तेरे को इतनी एनर्जी बनाना है, तेरे को 10,000 लीटर एनर्जी और बना, है ना? तो ये कौन कंट्रोल करेगा? ये पूरा काम कंट्रोल करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी अपरेटस से काम करवाना, वैक्यूएल से पानी जमा करवाना, सेंट्रोसोम से सेल डिवीजन करवाना, लाइसोसोम से काम करवाना, सब चीजें कंट्रोल कौन करता है? मेरा न्यूक्लियस, मेरे सेल का न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है? तो न्यूक्लियस का काम क्या है बच्चों? मेरे पूरे सेल की प्रत्येक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक और अंग पाया जाता है जो बना रहा हूं, इसे हम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है सेल को एक ढांचा देना। जरा यहां समझो, आपने देखा है कभी मेरे शरीर का सेल ऐसे पिचका हुआ दिखता है आपको? नहीं, पिचका हुआ कभी नहीं दिखता। एक घर को देखना, तो घर में जो पिलर्स लगे होते हैं, पिलर्स पिलर्स क्या करते हैं, घर को एक शेप देने का काम करते हैं। वैसे भैया मेरा जो ये सेल है, मेरे सेल को भी शेप देना है, तो मेरे सेल को शेप देने का काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ये मेरे सेल को पिचकने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मेरा सेल पिचक गया तो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूएल, सेंट्रोसोम, सारे अंग सब मर जाएंगे, सबकी सब मर जाएंगे। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेरे सेल को पिचकने से रोकता है। समझ में आ रहा है जी? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? मेरे सेल को पिचकने से रोकना, मेरे शरीर को, सेल को चपटा होने से रोकने का काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है।
समझ में आ रहा है सबको बाबू? कोई समस्या किसी को? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना भगवान ने एक काम और ले लिया, बोले इससे एक काम और लो, इसके ऊपर छोटे 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 डॉट जैसे ऑर्गन्स को लगा दो, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। अब आप बोलोगे सर ये राइबोसोम क्या होता है? यहां देखो जरा, राइबोसोम आपके शरीर को में जब चोट लगती है तो आपने देखा होगा नए सेल्स बनते हैं। बनते हैं जी? हाँ सर बनते हैं ना। कौन बनाता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। पर किसकी मदद से बनाता है? ले जी, ये क्या पूछ दिया? जब एक घर में घर की दीवार को बनाने का काम मिस्त्री करता है, पर मिस्त्री किसकी मदद से दीवार बनाता है? तो सर सीमेंट। सीमेंट को ऐसे पोतेगा दीवार पे और दीवार को बनाने का काम मिस्त्री करता है सीमेंट की मदद से। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वैसे ही सेंट्रोसोम एक केमिकल का इस्तेमाल करता है, उस केमिकल का नाम है प्रोटीन। क्या नाम है जी उसका? प्रोटीन। प्रोटीन नामक केमिकल से हमारा जो सेल है वो बनता है। समझ में आ रहा है जी? हमारे नया सेल बनेगा तो भी किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। माता के गर्भ में अगर एक शिशु का निर्माण हो रहा है तो वो भी किससे होगा? प्रोटीन से होगा। और अगर मुझे चोट लग गई तो मेरा नया सेल बनेगा, वो भी किससे बनेगा? प्रोटीन से बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन मेरे शरीर की सीमेंट है। सीमेंट, जैसे सीमेंट से मैंने पूरी दीवार का निर्माण किया था प्लास्टर करके, वैसे प्रोटीन से मैं पूरे हमारे पूरे शरीर के सेल्स का निर्माण करूंगा, चाहे नए चाहे पुराने। समझ में आ रहा है कि प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में डायरेक्ट नहीं बनता बच्चों। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर केमिकल से बनता है। 20 अलग अलग केमिकल्स होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है 20 अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करूंगा तो बनेगा पूरा की पूरा एक प्रोटीन। क्या बनेगा? पूरा की पूरा एक प्रोटीन। अमीनो एसिड, प्रोटीन भी एक केमिकल है। केमिकल को बनाने वाले छोटे छोटे केमिकल्स अमीनो एसिड्स हैं, इतना ध्यान रखना है ना। 20 अमीनो एसिड्स, 20 छोटे छोटे केमिकल को एक करूंगा तो बनेगा प्रोटीन। 10 अमीनो एसिड्स यानी 10 केमिकल मेरी शरीर के अंदर पहले से हैं। जब से मैंने जन्म लिया तब से वो 10 केमिकल मेरे शरीर के अंदर है। 10 मुझे खाने से लेने पड़ते हैं। जो मैं खाना खाता हूँ, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब, इस खाने से मुझे 10 केमिकल और लेने पड़ते हैं, तब मुझ मेरे बनते हैं 20 अमीनो एसिड, मतलब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन को बनाने का काम करता है हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक अंग जिसे कहते हैं राइबोसोम। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है? और राइबोसोम कहां पे मौजूद है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये येलो येलो क्या मौजूद है? राइबोसोम मौजूद है, जिसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। कोई दिक्कत? अब दो प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम होता है वो होता है रफ, ROUGH, रफ माने खुरदुरा, है ना। और जिसके ऊपर नहीं है वो होता है स्मूथ, यानी चिकना। स्मूथ का काम क्या होता है? स्मूथ का काम होता है आपके शरीर के अंदर फैट बनाना। क्या बनाना जी? फैट बनाना, यानी हिंदी में कहते हैं वसा बनाना। आप बोलोगे सर ये क्या, फैट क्या होता है? इस संसार की जितनी भी खाने पीने की चीजों में चिकनाहट है ना, वो चिकनाहट ही फैट है। बटर में देखोगे चिकनाहट है, घी में देखोगे चिकनाहट है, मक्खन में देखोगे चिकनाहट है, मलाई में देखोगे चिकनाहट है, तेल में चिकनाहट है। जितनी चीजों के अंदर खाने पीने की चीजों में चिकनाहट देखने को मिलती है, उस चिकनाहट को ही हम क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। मालूम पड़े गाड़ी के ऑयल को घिस दिया, बोले सर फैट नहीं। फैट का काम क्या है? फैट आपका जो चमड़ी है, इस चमड़ी के नीचे मौजूद होता है, और फैट का काम होता है आपके शरीर को टाइट करके रखना, जकड़ के रखना, टाइट रखना, आपके शरीर को चोट से बचाना, आपके शरीर को ठंड से बचाने का काम किसका होता है? फैट का होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मार रहा हूं तो एक तो सेल मेम्ब्रेन तो काम कर रही है, प्लस फैट है जो मेरे हड्डी को टूटने से भी क्या कर रहा है? बचा रहा है। दुबला पतला बच्चा होगा उसकी हड्डी टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि फैट की मात्रा हाथों में कम है। मोटा इंसान होगा, बहुत
स्ट्रांग देगा, एकदम से चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि फैट बचाता है। समझ में आ रहा है? सब कोई दिक्कत? लड़कों के अंदर फैट की जो मात्रा होती है 15% होती है, लड़कियों के अंदर 20% होती है। ज्यादा फैट हो जाएगा तो आप मोटे हो जाओगे, सिंपल सी बात है। लड़कियां परेशान रहती हैं इस चक्कर में कि मैं 2 रोटी खाती हूँ फिर भी मेरा वजन 50 किलो कैसे है जी? वो लड़का 40-40 रोटी खा रहा है फिर भी वजन कम है। क्यों? अरे प्राकृतिक रूप से लड़कों के अंदर फैट की मात्रा कम है और लड़कियों के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो लड़कियों को ठंड भी नहीं लगती भाई। ठंड में टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस और इतनी ठंड में पतली सी साड़ी पहन के, आप देखना कभी किसी एकदम साड़ी शादियों में लड़कियां एकदम शान से बिना स्वेटर के घूमेंगी पूरी शादियों में, पर ठंड नहीं लगेगी उनको। क्यों? क्योंकि फैट की मात्रा ज्यादा है, जो क्या कर रहा है, ठंड से बचा रहा है उनको। लड़का पूरा कपड़ा पहन के भी इसे ढूंसता रहता है, इसे बहुत ठंड है। क्यों? क्योंकि फैट की मात्रा कम है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? राइबोसोम क्या करता है? तो स्मूथ राइबोसोम का काम क्या है जी? फैट बनाना। और फैट हमारे शरीर में क्या काम करता है मैंने आपको बताया। बहुत ज्यादा फैट अगर हो जाएगा तो वो आपके खून में मिल जाता है, तो उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। वो एक अलग टॉपिक है जो अलग बताऊंगा। तो जब ज्यादा फैट अगर हो गया तो वो कहाँ मिलेगा? खून में। तो वो क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? वो कोलेस्ट्रॉल, जो हार्ट अटैक का या ब्लॉकेज का कारण बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? समझ में आ गया सबको? सबको सेल समझ में आ रहा है? सबको सेल समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? अब एक समस्या ये हो गई पूरे सेल के अंदर। पूरे सेल में क्या समस्या हो गई जी? अगर एक जेब में मैं 10 सिक्के रख दूं और बोलूं कि आप भागो, तो आपस में सिक्के टकराएंगे? सर टकराएंगे, और टकरा टकरा के टूटेंगे। वैसे ही सेल के अंदर इतने सारे अंग हैं, जब हम दौड़ते भागते हैं तो आपने कभी देखा है? तो इसका मतलब तो दौड़ेंगे भागेंगे तो क्या होगा? हमारे जो अंग है ये भी टकराने लगेंगे, ये सारे अंग टकराएंगे। और अगर ये अंग टकरा टकरा के टूट गए ना, तो भैया इंसान की मृत्यु होना तय है। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, आपके सेल के अंदर एक छोटा सा केमिकल रख दिया, गाढ़ा 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 लिक्विड भर दिया। इसे कहते हैं बाबू मेरे साइटोप्लाज्मा। हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्मा नामक केमिकल को आपके पूरे सेल के अंदर भर दिया, जो आपके सेल को आपस में टकराने से रोकता है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक केमिकल को भरा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए वीएनए न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये टॉपिक आगे डीएनए तक जाएगा नहीं, इसलिए मैं आपको ज्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। नेट जीआरएफ का अगर बता रहा होता तो मैं डीएनए तक जाता, सेल के न्यूक्लियस के अंदर तक आपको पूरी डिटेल में बताता, पर अभी आपको बीपीएस के लेवल तक बेसिक बता रहा हूँ, तो इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है जी? तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक केमिकल होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियोप्लाज्मा। कोई दिक्कत? किसके अंदर है ये? न्यूक्लियस के अंदर है। तो सेल कंप्लीट समझ में आ रहा है सबको? अब जरा ये डायग्राम देख लो। यही डायग्राम को तो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। मैंने सेल के आपके डायग्राम को दिखाया, जिसके अंदर क्या थी जी? सेल मेम्ब्रेन थी। क्या थी? सेल मेम्ब्रेन थी। ये देखो, ये रही सेल मेम्ब्रेन। फिर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया था, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मैंने आपको गोल्जी अपरेटस दिखाया था, ये रहा गोल्जी बॉडी। फिर मैंने आपको उसके बाद में सेंट्रोसोम दिखाया था, ये रहा सेंट्रोसोम। फिर मैंने आपको साइटोप्लाज्मा दिखाया। फिर ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझा दिया। राइबोसोम समझा दिया, वैक्यूल्स समझा दिया, न्यूक्लियस समझा दिया। समझा दिया जी? समझा दिया कि नहीं जी? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक सेल में? तो सेल कंप्लीट समझ आ गया। एक चीज छोटी सी रह गई, ये जो हमारा मानव सेल है, मानव सेल के ऊपर छोटे 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 ऐसे बाल बाल जैसी आकृतियां देखने को मिलती है। बाल बाल जैसी छोटी छोटी आकृतियां देखने को मिलती है। इसे कहते हैं सीलिया और फिजला। क्या है सर ये सीलिया और फिजला? ये हमारे सेल को मूव करने में मदद करती है। सीलिया छोटा होता है, फिजला बड़ा होता है, हमारे सेल को आगे चलने में हेल्प कराता है। जैसे आपने सेल देखे होंगे, 2 टाइप के सेल जो देखेंगे होंगे, ओवम फीमेल के अंदर होता है, स्पर्म मेंस के अंदर होता है।
तो ये जो सेल से मूव करते हैं, ये एक जगह पे रहते नहीं, आपके हाथ का सेल एक जगह पे रहेगा पर ओवम स्पर्म मूव होंगे। तो ओवम स्पर्म के अंदर आपको सीलियर फिजला देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, आपके शरीर में आगे बढ़ाने में क्या करेगा, आपके सेल्स को मदद करेगा। आपके शरीर में जिन सेल्स के अंदर सीलियर फिजला होता है वो 1% होते हैं, यानी पूरे शरीर में 1% सेल के अंदर सीलियर फिजला पाया जाएगा, उन्हें रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, है ना। बाकी 99% सेल में सीलियर फिजला नहीं पाया जाता, क्योंकि वो मूव ही नहीं करते, वो जहां पे है वो वहीं पे रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो सेल, यहाँ पे आपका सेल नामक टॉपिक कंप्लीट खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको सेल को डिटेल लेवल के ऊपर बात की कि सेल आखिर क्या होता है, सेल के जितने भी अंग है वो किस किस तरीके से क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो ये वाला लेक्चर है आपको सेल का ये बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे सेल पे आपके कंप्लीट डाउट्स खत्म हो गए होंगे। अगली जो क्लास होगी वो यूनिट 1 की लास्ट क्लास आप लोगों से लूंगा मैं, जिसमें आप लोगों से बात करूंगा टिश्यू के बारे में और टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। कोई दिक्कत? ओके, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।